Hello everyone, I'm Dr. Deepti Shukla and I'm a dermatologist and trichologist. And आज हम बात करेंगे स्किन के टॉपिक के बारे में, दैट इज़ एंटी एजिंग. सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एजिंग इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एवरीबडी गोज थ्रू इट. सबको एजिंग होती है. एजिंग यूजुअली मिड-20s के आसपास स्टार्ट हो जाती है एंड डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आते हैं related to aging on our skin. Okay, so but we know aging is inevitable, but what we can do about it, we can slow it down. हम aging के process को slow कर सकते हैं. So aging पहले तो दो टाइप की होती है. एक होती है intrinsic aging और एक होती है extrinsic aging. So intrinsic aging is genetically mediated. वो हमारे genes में ही होती है, जो normal process होगा एक aging का. और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक एजिंग, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल फोटो डैमेज, दैट इज सन डैमेज, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन एंड एवरीथिंग, देन अदर देन दैट चेंजेस इन लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग हैबिट्स, stressful life, any kind of illness you have. So all these factors can can make you age faster. Okay? So अब हम जानते हैं कि पहले हम देखेंगे कि एजिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं नॉर्मली स्किन में. सो जब मिड-20s में अर्ली स्टेज में एजिंग स्टार्ट होती है तो नॉर्मल स्लाइट चेंजेस आते हैं स्किन में, विच इंक्लूड ड्राइनेस ऑफ स्किन. आपकी स्किन ड्राई फील होने लगेगी, थोड़ा अनइवन स्किन टोन होने लगेगा, कभी कभी इची हो सकती है स्किन, टैनिंग होगी, पिगमेंटेशन हो सकता है. फिर धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम 30s के टुवर्ड्स जाते हैं. आफ्टर 30s हम स्किन पे एज स्पॉट्स देखने लगते हैं, पिगमेंटेशन आने लगता है. एज स्पॉट्स में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. DPN हो सकता है, फ्रेकल्स हो सकते हैं, लैंटिजेंस हो सकते हैं. उसके अलावा फाइन रिंकल्स डेवलप होने लगते हैं हमारी स्किन में. अब ये रिंकल्स क्यों होते हैं? बिकॉज सी वी आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग आवर फेशियल मसल्स और मसल्स इन बॉडी इन जनरल. सो रिंकल्स स्पेशली फेस में दिखते हैं क्योंकि हम काफ़ी फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं ओवर द ईयर्स ऑफ आवर एज. सो जिसकी वजह से रिंकल्स आने लगते हैं, फोरहेड पे रिंकल्स आने लगते हैं, साइड ऑफ द आईज जिनको क्रोज फीट कहते हैं, कॉर्नर ऑफ माउथ, अराउंड नोज. सो ये सब रिंकल्स आने लगते हैं बिकॉज ऑफ मोर यूज़ ऑफ फेशियल मसल्स. उसके अलावा हमारे स्किन में एजिंग के साथ कोलाजन प्रोडक्शन कम होने लगता है, इलास्टिन प्रोडक्शन कम होने लगता है, तो स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसलिए सैगिंग होने लगती है फेस में. इसके अलावा जब और एज होने लगती है अराउंड 40 और उसके ऊपर जब एज होने लगती है तो वॉल्यूम लॉस होने लगता है फेस में. जैसे कि टीयर ट्रफ्स से वॉल्यूम फैट लॉस हो जाएगा तो अंडर आई डिप्रेशन एंड अंडर आई डार्क सर्किल होने लगते हैं. चीक से वॉल्यूम लॉस हो जाता है तो हॉलो चीक्स दिखने लगते हैं. सो ये सब चेंजेस यूजुअली एजिंग के साथ हमारी स्किन पे दिखाई देने लगते हैं. अब हम इन सब चेंजेस को स्लो डाउन कर सकते हैं. हम इस एजिंग प्रोसेस को बेसिकली जिस एज में जो चेंजेस होने चाहिए उसको डिले कर सकते हैं हम एंटी एजिंग की हेल्प से. सो अब देखते हैं कि एंटी एजिंग में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो सबसे पहले बेसिक केयर आती है एंटी एजिंग में, जिसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम फोटो प्रोटेक्शन, दैट इज सन प्रोटेक्शन. सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सन से जो यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे स्किन में फ्री रेडिकल्स बना के उन्हें बहुत डैमेज करते हैं. तो सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब सन प्रोटेक्शन में सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा आप अपनी स्किन कवर कर सकते हैं, जैसे फेस को दुपट्टे से कवर कर सकते हैं, एप्रन पहन सकते हैं अपनी आर्म्स की स्किन को कवर करने के लिए, क्लोथिंग से आप अपनी स्किन कवर कर सकते हैं, वाइड ब्रिम हैट्स पहन सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं सन से बचने के लिए. सो बेसिकली बहुत सारे मेथड हैं सन प्रोटेक्शन के लिए, बट सनस्क्रीन एप्लीकेशन काफ़ी फिजिबल रहता है तो आप एटलीस्ट सनस्क्रीन तो फॉलो करें. उसके अलावा सेकेंड होता है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि एजिंग के साथ हमारी स्किन का हाइड्रेशन लूज़ होने लगता है
तो जितनी ड्राई स्किन लगती है उतनी एजड लगती है स्किन। जब हम यंग होते हैं तो हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, प्लम्प लगती है, यूथफुल लगती है। जब एजिंग होने लगती है तो ड्राइनेस की वजह से स्किन और ज़्यादा एजड लगने लगती है। तो मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड लुक देता है, उसके साथ साथ आपको स्किन बैरियर भी देता है, तो स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। सो मॉइस्चराइज़र इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल में ईट हेल्दी, ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाना है। उसके अलावा स्ट्रेस रिड्यूस करना है, एक्सरसाइज एंड योगा इंक्लूड करना है, और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर जितना आप लेंगे, जितना इंटेक होगा वाटर का, उतनी हाइड्रेटेड स्किन रहेगी, उतनी प्लम एंड यूथफुल दिखाई देगी स्किन। सो ये बेसिक केयर हो गया। अब उसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो टॉपिकल लाइक एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हैं मार्केट में, बट देखिए सारे प्रोडक्ट्स सब स्किन पे सूट नहीं करते हैं। मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, पर हर स्किन की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस स्किन को कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा। अब जैसे कि सबकी स्किन डिफरेंट होती है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की स्किन कंबाइंड होती है, किसी की स्किन ऑयली रहती है, एंड सबकी स्किन में डिफरेंट टाइप ऑफ कंसर्न्स रहते हैं एजिंग से रिलेटेड। किसी को एज स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे, किसी को अनइवन स्किन टोन प्रेजेंट होगी, किसी को पिगमेंटेशन होगा, फॉर एग्जांपल मेलास्मा, किसी को रिंकल्स होंगे, किसी को लॉस ऑफ वॉल्यूम होगा फेस पे। सो सबकी स्किन कंसर्न्स के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं स्किन रेजिम कि किस स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी स्किन के लिए अगर कुछ प्रोडक्ट यूज़ करें तो पहले एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादा जानते हैं कि किस स्किन के लिए क्या सूट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करने लगे जिससे ड्राइनेस इंक्रीज़ होती है स्किन की, तो आपकी स्किन पे और डैमेज होगा। सपोज़ आपकी स्किन ऑयली है और ऑयली स्किन में यूजुअली ओपन पोर्स ज़्यादा विजिबल होते हैं, तो ऑयली स्किन के साथ साथ और भी कंसर्न्स रहते हैं। ओपन पोर्स रहेंगे, उसके अलावा स्किन डल दिखाई देगी, पिगमेंटेड ज़्यादा दिखाई देगी। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट स्किन पे यूज़ करने लगे जो आपके लिए ऑयलीनेस को और बढ़ाएंगे, तो आपको एडवांटेज की जगह और साइड इफ़ेक्ट्स मिलने लगेंगे। इसलिए एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन पे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, बिकॉज़ वो बेहतर बता पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट आपकी स्किन पे सूट करेंगे। अब ये हो गए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स जिसमें इंक्लूड हो सकते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स, विटामिन सी सीरम्स एंड लोशंस एंड क्रीम्स, विटामिन ई। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब है, हाइलुरोनिक एसिड। सो ये सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्किन पे सूट करेगा ये आप एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करना स्टार्ट करें। अब आते हैं हम प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स में। तो क्रीम्स के अलावा, क्योंकि क्रीम्स एप्लीकेशन से स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं, आप क्रीम्स या लोशंस जो भी अप्लाई करते हैं फेस पे, कितना ही एब्जॉर्प्शन होता है उसका डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर साइज, प्रोडक्ट पे और व्हीकल कौन सा यूज़ किया है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपने जो क्रीम या लोशन अपने फेस पे अप्लाई किया उसका कितना एब्जॉर्प्शन होगा। सो हमेशा क्रीम्स, लोशन एंड टॉपिकल प्रोडक्ट्स के साथ आपको रिजल्ट स्लो मिलते हैं। 6 to 8 मंथ्स का एक लेटेंसी रहता है, उसके बाद आपको रिजल्ट्स विजिबल दिखाई देने लगते हैं। सो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स के लिए जो आपको थोड़े फास्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो प्रोसीजर ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, जैसे कि आ गए केमिकल पील्स। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल पील्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जिसमें आते हैं लैक्टिक एसिड्स, ग्लाइकोलिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, रेटिनॉल पील, और भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन पील्स प्रेजेंट हैं। केमिकल पील्स बेसिकली क्या करते हैं, आपकी स्किन की डेड लेयर को हटाते हैं एंड पिगमेंटेशन को कम करते हैं, हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को, और स्किन को और यूथफुल लुक आने लगता है, ग्लो आने लगता है फेस पे। इसके अलावा लेज़र्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स अवेलेबल होते हैं, जो कि अब्लेटिव लेज़र्स, नॉन अब्लेटिव लेज़र्स से पिगमेंटेशन पे काम करते हैं। लेज़र देन हेयर रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, लेज़र स्किन टोनिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा लेज़र एक्ने स्कार्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा रिंकल्स वगैरह पे भी लेज़र्स काम करते हैं, आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए भी लेज़र्स होते हैं।
इसके अलावा और डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, जिसमें इंक्लूडेड हो गया माइक्रो नीडलिंग। सो माइक्रो नीडलिंग क्या होता है, बेसिकली एक टिप होती है जिसमें बहुत फाइन नीडल्स अटैच्ड होते हैं। तो नमिंग क्रीम लगाने के बाद जब हम वो माइक्रो नीडलिंग आपके फेस पे करते हैं तो कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट होता है, तो स्किन पे टाइटनिंग इफेक्ट आता है, तो सैगिंग कम हो जाती है। इसके अलावा ओपन पोर्स जो हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो कम विजिबल हो जाते हैं। और माइक्रो नीडलिंग के अलावा और भी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जिसको हाईफू बोलते हैं। हाईफू जो है वो हम यूज़ करते हैं सैगिंग स्किन के लिए या फिर फैट रिडक्शन के लिए। कुछ लोगों को फेस पे या यहाँ पे डबल चिन होती है, बहुत फैट होता है यहाँ फेस पे, तो उसके लिए हम हाईफू यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि फैट भी कम होता है, टाइटनिंग इफेक्ट भी आता है फेस पे। इसके अलावा बात करें रिंकल्स के लिए, तो जैसे कि मैंने बोला केमिकल पील्स एंड लेज़र यूज़ कर सकते हैं फाइन रिंकल्स के लिए। बट अगर रिंकल्स काफ़ी प्रोमिनेंट हैं तो हम बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बोटॉक्स बेसिकली एक केमिकल होता है, तो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उससे मसल रिलैक्स होती है। तो रिंकल्स बनते क्यों, जैसा कि मैंने बताया, ओवर यूजिंग ऑफ मसल्स। हम इतने फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, फ्राउन करते हैं, स्माइल करते हैं, तो ये जब ओवर यूज़ हो जाती है मसल, तो ये मसल टेम्पररी थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पे चली जाती हैं, जिसके वजह से रिंकल्स आने लगते हैं। जब हम बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं ये रिंकल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि मसल रिलैक्स हो जाती है। इसके अलावा जो फेस से फैट लॉस हो जाता है, जैसे अंडर आई से या चीक से या फोरहेड से या टेम्पल से जो लॉस हो जाता है वॉल्यूम, उसके लिए हम फिलर्स यूज़ कर सकते हैं। फिलर्स बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड सब्सटेंस होता है, जो कि नेचुरली हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। तो जब हम ये फिलर इंजेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे वॉल्यूम लॉस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो फिलर वहाँ पे फैट को रिप्लेस कर देता है, तो वहाँ पे फुल लुक आने लगता है, प्लम लुक आने लगता है। तो अंडर आइज डार्क सर्किल या संकन आइज ट्रीट कर सकते हैं। तो संकन एंड फोरहेड एंड चीक्स हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए। बिकॉज हम लाइफस्टाइल की वजह से अगर केयर नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो एटलीस्ट कुछ प्रोडक्ट्स, स्किन रेजिमेन फॉलो करिए या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करके ट्रीटमेंट कराइए। हर चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यू जस्ट हैव टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट रिगार्डिंग इट। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video and have a good day.